नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण घटना पर बात करने वाले हैं जो सितंबर 2023 में ग्रीनलैंड के डिक्सन फ्योर्ड में हुई थी। जी। हमने इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, स्काई न्यूज़ और विकिपीडिया जैसे स्रोतों को देखा है और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो मेगा सुनामी की बात हो रही है ये आखिर थी क्या, हुई क्यों और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2023 ग्रीनलैंड का एक दूर दराज का फ्योर्ड और वहां अचानक 650 फीट से भी ऊंची एक लहर। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये हुआ इसलिए क्योंकि एक पहाड़ की पूरी चोटी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 1.2 किलोमीटर ऊंचा हिस्सा टूटकर फ्योर्ड में गिर गया। बाप रे, 1.2 किलोमीटर। जी, अंदाजा लगाइए, लगभग 2.5 करोड़ क्यूबिक मीटर चट्टान और बर्फ। अगर सोचे तो जैसे 10,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भर जाएं, इतना मलबा। और ये सब 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से पानी में गिरा। तो जाहिर है इसी टक्कर से वो भयानक लहर उठी होगी। पर जैसा मैंने पढ़ा, बात सिर्फ एक लहर पर खत्म नहीं हुई, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्योर्ड की जो बनावट है ना, वो काफी संकरी और गहरी है। हाँ। तो वो लहर बाहर निकलने के बजाय उन्हीं दीवारों के बीच फंस सी गई और अंदर ही अंदर टकराकर आगे पीछे होती रही। इसी को सेश कहते हैं। सेश? अच्छा, जैसे टब में पानी हिलता रहता है। हाँ, कुछ वैसा ही, पर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। और ये जो लगातार हिलना डुलना था पानी का, इसने इतनी जबरदस्त लयबद्ध कंपन पैदा किए। जी, सीस्मिक कंपन कि दुनिया भर के सीस्मिक स्टेशनों ने इसे रिकॉर्ड किया, और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 दिनों तक। 9 दिन तक? अविश्वसनीय। शुरू में तो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए होंगे। बिल्कुल, शुरू में तो इसे बस एक अज्ञात सीस्मिक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया था। सब हैरान थे कि ये क्या चीज है जो 9 दिन से कंपन पैदा कर रही है। तो साफ है कि ये कोई आम सुनामी नहीं थी, तभी ये मेगा सुनामी शब्द इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, जो आम सुनामी होती हैं, वो ज्यादातर समुद्र के तल में टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, मतलब भूकंप वगैरह से पैदा होती है। हाँ। वो लहरें गहरे समुद्र में ज्यादा ऊंची नहीं होती, किनारे पर आकर ऊंची होती है। हाँ। लेकिन मेगा सुनामी तब बनती हैं जब कोई बहुत भारी चीज, जैसे कि ये भूस्खलन या ज्वालामुखी का हिस्सा, या मान लीजिए कोई बड़ा उल्का पिंड, अच्छा, अचानक से पानी के बड़े भंडार में गिरता है। तो वो पानी को एकदम से ऊपर और बाहर की तरफ उछाल देता है। धक्का लगता है पानी को। बिल्कुल। और उससे जो पहली लहर उठती है वो ही सैकड़ों मीटर ऊंची हो सकती है, जैसे 1958 में अलास्का के लिटुया बे में हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। करीब 524 मीटर ऊंची लहर। जी, करीब 1720 फीट। वो भी एक बड़े भूस्खलन की वजह से थी। तो ग्रीनलैंड में ये जो इतना बड़ा पहाड़ का हिस्सा गिरा, इसका कारण क्या था? क्या ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है? ग्लेशियर पिघलने की बात हम सुनते रहते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन ही है। अच्छा। तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्रीनलैंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, पतले हो रहे हैं। वो बर्फ जो सदियों से उन पहाड़ों को सहारा दे रही थी, उसके कमजोर होने से चट्टानें अस्थिर हो गईं। और नतीजा ये विशाल भूस्खलन। ये दिखाता है कि कैसे इन दूर दराज के बर्फीले नाकों में भी बढ़ता तापमान ऐसी अप्रत्याशित और खतरनाक घटनाओं को जन्म दे सकता है। ये वाकई चिंताजनक है। हालांकि वो इलाका शायद वीरान था, पर इसके कुछ असर तो हुए होंगे। हाँ, वीरान था, लेकिन फिर भी असर महसूस हुए। करीब 70 किलोमीटर दूर एक रिसर्च स्टेशन था, मानव रहित था वो, उसे नुकसान पहुंचा। और क्योंकि लहर फ्योर्ड में ही सीमित रही, उसने वहां के स्थानीय पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया होगा। और मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ पुरातात्विक स्थल भी इसकी चपेट में आ गए। हाँ, ये भी एक दुखद बात है। कुछ पुराने ऐतिहासिक महत्व के स्थल थे वहां, जो इस सुनामी में नष्ट हो गए। ये ग्रीनलैंड की सांस्कृतिक विरासत का एक तरह से स्थायी नुकसान है। और वो 9 दिन वाली कंपन, वो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है। USGS कहता है भूकंप की कंपन तो कुछ सेकंड या मिनटों की होती है। सही कहा। भूकंप की ऊर्जा तो फॉल्ट के टूटने के साथ निकल जाती है, लेकिन यहाँ मामला अलग था। हाँ। ये कंपन भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि उस शेष प्रभाव के कारण थी। फ्योर्ड का पानी लगातार 9 दिनों तक उन दीवारों के बीच थपेड़े खाता रहा, शांत होता रहा, और उसी से ये लंबी चलने वाली सीस्मिक तरंगे पैदा हुई। समझ गई। ये घटना तो फिर एक तरह की चेतावनी है। बिल्कुल।
ये साफ तौर पे इशारा करती है कि हमें आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियरों की स्थिरता और भूस्खलन के जोखिमों पर नजर रखने के लिए और बेहतर निगरानी प्रणालियों की जरूरत है। हाँ, ताकि हमें पहले से कुछ अंदाजा लग सके। जी, ताकि ऐसी घटनाओं के शुरुआती संकेत मिल सकें और हम किसी संभावित आपदा के लिए तैयार रह सकें। तो संक्षेप में कहें तो ग्रीनलैंड की ये घटना जलवायु परिवर्तन के कितने दूरगामी और अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसने न सिर्फ एक बेहद दुर्लभ मेगा सुनामी को जन्म दिया, बल्कि सचमुच में हमारी पृथ्वी को 9 दिनों तक कंपित भी किया। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के और कौन-कौन से ऐसे दूर दराज के बर्फीले कोने हैं जिन्हें हम शायद स्थिर और सुरक्षित मानकर बैठे हैं, लेकिन वो जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे ही किसी छिपे हुए खतरे के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं।